अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बार फिर फैंस को मायूस कर दिया है। एक बार फिर क्रिकेट के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं आई। मोहम्मद रिजवान के पीसीबी के साथ मामला खराब हो गए हैं और दीगर बहुत सी बातें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, रावलपिंडी का मैदान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होम क्राउड के सामने, अपने होम ग्राउंड में, जहां पर हाउसफुल है, टॉस जीतता है और पहले बैटिंग का फैसला कर लेता है। हर चीज फेवर में है। सामने साउथ अफ्रीका की कोई BC टीम खेल रही है और पाकिस्तान पहले 4 ओवर्स में 50 रन दे देता है। अगले 8 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 तक पहुंच जाता है और उसके बाद पाकिस्तान बहुत एफर्ट करता है और जो टारगेट एक पल के लिए नजर आ रहा था कि ये 200 से ऊपर चला जाएगा, उसे रोक लेता है और 200 से नीचे रोक लेता है। लेकिन उसके बाद मौत का खेल शुरू होता है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग जो हमेशा से लाजवाब रही है। शुरू में तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही साहिबजादा फरहान आउट होते हैं तो हमारे किंग आ जाते हैं बाबर आजम। अब बाबर आजम से हजार इख्तलाफात हों, लेकिन बाबर आजम पे इस वक्त जो है पूरी नजरें जमा के बैठा होता है क्राउड, सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए। दूसरे प्लेयर्स के आउट होने की दुआएं मांगी जा रही होती हैं और बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि बाबर अगर वो 30-40 भी करता है तो उसे वो काउंट ही नहीं किया जाता कि बाबर जो है वो कोई अच्छा रन करके, अच्छे स्कोर करके गया है। अब बाबर आजम जो है वो डक पे आउट हो जाते हैं। बाबर आजम एक अरसे के बाद टीम में वापस आए थे और बाबर आजम एक बार फिर एक गलत शॉट खेलकर डक पे वापस चले जाते हैं। अब बाबर की एक तो सिलेक्शन पे सवाल था कि बाबर आजम को टीम में वापस किस बेस पे लाया गया, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे कि बाबर आजम को सिर्फ फैंस की बहुत ज्यादा डिमांड पर लाया गया था क्योंकि टिकटें ज्यादा बिकती हैं क्योंकि बाबर आजम जब टीम में होते हैं, इस वजह से बाबर आजम को लाया गया था। बाबर आजम आए हैं और फिर वही क्राउड चांट कर रहा है बाबर आजम को, बाबर आजम के नारे लग रहे हैं और बाबर आजम साहब बगैर कोई रन बनाए वापस लौट जाते हैं। अब सवालिया निशान ये है कि जब बाबर मुसलसल फ्लॉप हो रहा है तो उसके बावजूद बाबर जाके डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहा। बाबर के हवाले से ये बात है कि बाबर कभी भी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। हालांकि विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम जो है वो डोमेस्टिक जाके खेलते हैं, तो फिर बाबर आजम को क्या हर्ज है कि वो डोमेस्टिक खेलें। यानी बाबर आजम साहब एक बार फिर फैंस को मायूस करके चले गए हैं। बाबर आजम 1 साल के अरसे के बाद टीम में वापस आए थे और आते ही वो डक पे आउट होके चले गए हैं। और सबसे ज्यादा T20I में जो डक्स हैं उनका पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है उसमें शाहिद अफरीदी के बिल्कुल बराबर में आके खड़े हो गए हैं बाबर आजम, और 8 डक्स हैं इनके T20I में। और बहुत जल्द हो सकता है ये रिकॉर्ड भी बाबर आजम तोड़ दें और सबसे नापसंदीदा रिकॉर्ड वो अपने नाम कर लें। बाबर आजम साहब की परफॉर्मेंसेस तो ऐसी चलती जा रही हैं। एक और जो बड़ा नाम शामिल किया गया था वो था मोहम्मद उस्मान खान। अब मोहम्मद उस्मान खान जो कि UAE से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आके परफॉर्म करते हैं, और जब ये पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर रहे थे, तब भी मुझे यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तान टीम में अगर इन्होंने परफॉर्म ना किया तो सिर्फ चंद मैचेस के बाद ही ये गायब हो जाएंगे, इनका किसी को पता भी नहीं होगा। और वो ऐसा कर रहे हैं। कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं जिसकी बेस पे हम कह सके कि उस्मान खान साहब को टीम में होना चाहिए। बहुत अरसे के बाद ये भी टीम में वापस आए और वो स्टंप आउट हो गए स्पिनर की बॉल पर। कहा जाता था कि उस्मान खान साहब जो है स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो स्पिनर की बॉल पर ही स्टंप आउट हो जाते हैं। 12 गेंदों पे 12 रन बनाकर वो वापस लौट जाते हैं। कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं। अब एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा तंग करी वो हसन नवाज के बारे में, कि हसन नवाज नंबर 4 पे 180 का स्ट्राइक रेट है, 40 की उनकी एवरेज है, उसके बावजूद आप उन्हें नंबर 6 पे खिला रहे हैं। इसके पहले आपने हारिस के साथ भी ऐसा किया, उसका नंबर आपने शफल किया, उससे परफॉर्मेंस नहीं, उसको आपने बाहर निकाल दिया। अब पूरे एशिया कप में आपने हसन नवाज को बाहर बिठाए रखा, हसन नवाज को लेके आए उसे नंबर 6 पे। अब उससे भी जो बड़ी बात यह है कि हसन नवाज से पहले आप सलमान अली आगा साहब आ गए, हसन नवाज से पहले उस्मान खान साहब आ गए, यानी
हसन नवाज की जो जगह है उस पर उसे मौका ही नहीं दिया गया। हसन नवाज एक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद नवाज के बारे में। तो क्या लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली। मोहम्मद नवाज ने अपनी जो है वो फॉर्म कंटिन्यू ही रखी है। उन्होंने एशिया कप में भी बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए हमें नजर आए, वो बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। तो कल भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, उसके बाद नीचे आकर रन्स भी किया। उनके और साइम अयूब की ये परफॉर्मेंस कल की निकाल दें तो पाकिस्तान का पीछे तो टीम में स्कोर बचता ही कुछ नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, दोनों तरफ से सूरत हाल नाजुक है। नसीम शाह साहब का कमबैक हुआ, नसीम शाह साहब बड़े अरसे के बाद टीम में वापस आए, लेकिन नसीम शाह साहब ने भी मायूस कर दिया। 1 विकेट तो ठीक है, उन्होंने आखिर में आउट कर दिया एक तेज बॉल डाल के, लेकिन उसके बाद क्या, खत्म। तो पाकिस्तान की इस वक्त मेंटालिटी समझ नहीं आ रही कि जो पीसीबी में बंदे बैठे हुए हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। हर कोई सवाल उठा रहा है लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि क्या रीजन है, ये किस तरह से टीम को लेके चल रहे हैं। हर इवेंट के बाद नई टीम, नए खिलाड़ी और परफॉर्मेंसेस जीरो। नए खिलाड़ी को लाते हैं, वो परफॉर्म नहीं करता, उसको बाहर करते हैं, नया ले आते हैं। नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता, उसको नए को ले आते हैं। तो इस तरह तो सारे मामला को नहीं चला जाए लेके चल सकते आप। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। जिस तरह से दूसरी टीमें हैं वो बैक करती हैं अपने खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों को तैयार करती हैं। हर टीम ने प्लेयर्स तैयार कर लिए हैं, बैकअप पे प्लेयर्स तैयार कर लिए, एक नहीं कई प्लेयर्स तैयार कर लिए हैं। उसके बावजूद हमें उनसे देखकर भी एहसास नहीं होता कि हमें भी कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार करने चाहिए जो हमारे पास अच्छे परफॉर्मर्स हो। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर अभी तक टीम में नहीं है जिसे देख के हम कह सकें यार ये बहुत अच्छा है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये परफॉर्म करेगा। बाकी आप टीम्स में देख लें, ज्यादा दूर क्यों जाना, हमसायों को देख लें। क्रिकेट की जब बात की जाती है ना तो हम उनके आसपास भी नहीं है। 5 T20s हमने इंडिया के साथ खेले हैं और 5 के 5 हम उनसे हारे हैं जो लास्ट T20 आए इसमें। उनका अभिषेक शर्मा ही आपको नहीं छोड़ता। पीसीबी के मामला इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है और अब जो है वो पिंडी के बाद पाकिस्तान लाहौर मूव करेगा और अगला मैच जो है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। उसमें देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त चल रही हैं जो लोगों को इल्म नहीं है, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। बहुत सी बातें की जा रही थी कि माइक हैसन को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई तस्दीक मौजूद नहीं है, क्योंकि माइक हैसन जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स पाकिस्तान के हक में नहीं आ रहे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में। उनका पीसीबी के साथ फड्डा हो गया है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। सारे क्रिकेटर्स को, 30 क्रिकेटर्स नामजद थे, उन सब को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भेजे गए, सब ने साइन कर दिए, 29 के 29 ने कर दिए। एक बंदा मोहम्मद रिजवान वो अड़ गया, उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। उनको बी कैटेगरी में रखा गया था और बी कैटेगरी में 10 क्रिकेटर्स हैं जिनमें बाबर आजम भी हैं। ए कैटेगरी में कोई प्लेयर शामिल नहीं है, ए कैटेगरी खत्म कर दी गई है, बी से स्टार्ट कर दिया है जनाब इस वक्त जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब ने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये जवाब दें कि मुझे T20 आई टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। दूसरा उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया। इन सब बातों के मुझे जवाब दें कि मेरे साथ ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या वजह है, मुझे साइडलाइन क्यों कर दिया गया। यानी रिजवान ने स्टैंड लिया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने पीसीबी के सामने स्टैंड लिया, वरना जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको जब पीसीबी साइडलाइन करती है वो आते हैं सोशल मीडिया पे बातें शुरू कर देते हैं, वो जाते हैं जनाब टॉक शोज में जाके बैठ के बातें करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। लेकिन रिजवान ने स्टैंड लिया है, वो कहते हैं कि मुझे बताएं ये जो सब हो रहा है ये क्या हो रहा है। यानी अंदर के मामला इस वक्त पीसीबी के बहुत खराब हैं। अली तरीन के साथ इनका फड्डा है, रिजवान के साथ इनके मामला खराब हैं। हर तरफ जो है पीसीबी इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है। अभी नई टीम्स के हवाले से बातचीत चल रही थी, अभी तक पीएसएल आने वाला है लेकिन कुछ पता नहीं है क्या होगा, कौन सी नई टीम्स हैं, किसी चीज के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है। इस वक्त पीसीबी बिल्कुल मुश्किलात में है और पाकिस्तान टीम के हालात बहुत खराब हैं। अगर आप देखें कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई ना किया होता तो हमारे लिए तो क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इस प्लेइंग 11 के साथ आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते। पाकिस्तान की इस वक्त टीम के हालात बहुत नाजुक हैं और रिजवान के साथ मामलात हैं और उसका भी मुझे नहीं लगता कोई आउटकम निकलेगा। रिजवान की जो बात है उस पर अमल किया जाएगा, तो अभी देखते हैं कि इन दी एंड क्या होता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।